जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी सीखो और सिखाओ सीरीज बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है और जो है कि फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है। आप सभी लोगों का कमेंट भी अच्छा आ रहा है। आप सभी लोग जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपके ही कमेंट से हमें हौसला मिलता है और हम आगे जो है कि पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सीखने और सिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। यदि आप हमें फीडबैक देते हैं तो ही जो है कि हमें हौसला मिलेगा और हम दोगुना एनर्जी के साथ फिर इस प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़े होंगे। दोस्त, ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आप जानते हैं कि हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे, सेंटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग समझ लिए थे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें क्लास तक जाना पड़ा और क्लास को बहुत अच्छे से कवर किए हम। आप जानते होंगे कि क्लास में शायद कोई परेशानी नहीं होगी। एनालिसिस क्लास क्या करेंगे तो क्लास एकदम बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी इतना ही जानिए, क्लास के बारे में आगे और पढ़ा जाएगा। आज हम कवर करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस के प्रकार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सभी लोग जरूर बताइएगा, कमेंट में बताया करिए जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, नहीं अच्छी लगती हैं, क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें आप कमेंट में बता दिया करें। तो शुरू करते हैं हम आज सेंटेंस के बारे में फिर से। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंस के बारे में मैं शुरू करने जा रहा हूं दोस्त, ये सेंटेंस के बारे में इस बार हम किस आधार पे बांटेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे हम बांटेंगे किसको दोस्त? सेंटेंस को। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग भी होता है। आप बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग आप बताइए, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? बताइए जरूर। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये आप बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस को हमने बताया था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। पहला जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। और दूसरा जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कुछ लोग कंपाउंड को पहले पढ़ाते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लेक्स को पहले पढ़ाते हैं, तो हम देख लेंगे उसको। दूसरा जो सेंटेंस, तीसरा जो सेंटेंस होता है वो हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। और चौथा एक प्रकार आता है जो मिक्स्ड सेंटेंस से जाना जाता है, लेकिन दोस्तों उसे मिक्स्ड नहीं, कंपाउंड ही मानते हैं। आगे अभी हम आपको समझाएंगे। तो इतनी चीजें हमें समझनी है। ध्यान दीजिए, ये शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लेक्चर है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 12th बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। और जो सीयूटी के स्टूडेंट्स हैं और जो है कि दोस्त आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग भी इस लेक्चर्स को काफी ध्यान से समझे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर किसी चीज के लिए है तो ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, ये 12th बोर्ड के लिए है। क्योंकि 12th बोर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस दोस्त यहीं से चलता है। तो आप सभी लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा, तो ये आसान होता है। अब ध्यान दीजिए, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या होते हैं, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं दोस्त? देखिए, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसे मैं अगर कोई सा साधारण सा सेंटेंस लिख दूं, जैसे मैं लिख देता हूं मिस्टर मिस्टर एसपी सर, एक हमारे बहुत ही फेमस टीचर, मिस्टर एसपी सर टीचेस मैथ्स। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मिस्टर एसपी सर टीचेस मैथ। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जब ये सेंटेंस मैं लिखा तो आप पाएंगे कि इस सेंटेंस में केवल और केवल एक सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, गहरी बात मैं बताऊंगा, केवल और केवल कितने सब्जेक्ट है दोस्त? एक सब्जेक्ट है, और वो कौन है? मिस्टर एसपी सर। और इसमें केवल और केवल कितने फाइनाइट वर्ब हैं? तो केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट और टेंस से जो वर्ब प्रभावित होता है, यानी कि सब्जेक्ट और टेंस बदलने से जिस वर्ब पे प्रभाव पड़ता है उसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं दोस्त। तो इतना समझने की कोशिश आप करिए। तो जब हमने ये चीज लिखा
तो आप पाएंगे कि इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो जिस सेंटेंस में केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, सब्जेक्ट को छोड़िए, जब सब्जेक्ट एक ही रहेगा तो फाइनाइट वर्ब भी, जिस सेंटेंस में केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उसी सेंटेंस को हम कहते हैं दोस्त सिंपल सेंटेंस। उसी सिंपल सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो। जैसे मान लीजिए अगर हम इसका सब्जेक्ट चेंज करें, यहाँ पे मिस्टर एसपी सर न लिख करके मैं कहूँ आई टीचेस, गौर से समझिएगा, आई टीचेस मैथ्स, तो आप बता दें कि यहाँ पे मैंने कोई गलती कर दिया है। आप जानते हैं मैं क्या गलती किया हूं, क्योंकि आई के साथ टीचेस नहीं, क्या लगना चाहिए दोस्त? तो यहाँ पे टीच लगना चाहिए। देखो इसीलिए दूर लिखा हूं, थोड़ा सा टीच लिखना चाहिए। अच्छा, आई टीच मैथ्स, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो वर्ब है टीचेस, ये टीच में बदल गया कब? जब मैं मिस्टर एसपी सर से आई को सब्जेक्ट में बदल दिया। यानी कि सब्जेक्ट जब चेंज किया तो इस वर्ब पे प्रभाव पड़ा। तो यही वर्ब दोस्त हमारा कौन सा वर्ब कहलाता है? तो यही वर्ब कहलाता है फाइनाइट वर्ब। और जिस सेंटेंस में केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उसी सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल टेंस। और सिंपल टेंस अभी तक हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा। ध्यान दीजिए, ऐसा हो जाता है, अभी मान लीजिए मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे मैं लिख दूं, मैं एक सेंटेंस लिखूं, ध्यान से समझिए। मैं एक सेंटेंस लिखूं, मिस्टर एसपी सर who is a teacher teaches maths। अब एक सेंटेंस यहां पे मैं लिख दिया। तो जब मैं एक सेंटेंस यहां लिखा दोस्त, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे मिस्टर एसपी सर सब्जेक्ट है, मिस्टर एसपी सर के बारे में बात हो रही है। और वर्ब दो आपको मिलेगा, एक मिलेगा इज और दूसरा मिलेगा दोस्त कौन? टीचेस। जब हम इसका टेंस बदलते हैं, मान लीजिए हम टेंस बदलने की कोशिश करें तो हम यही लिखेंगे, या सब्जेक्ट बदलेंगे आई तो भी फाइनाइट वर्ब बदलेगा। अभी मैं सब्जेक्ट ही बदल रहा हूं, मान लीजिए हम लिखते आई, तो हु इज नहीं होगा। जब मैं आई लगा देता हूं तो दोस्त आपको पढ़ाऊंगा मैं, एक होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन, एकदम आसानी से समझेंगे, ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है कौन? हु, तो इसके आगे जो आने वाला वर्ब होता है वो अपने पीछे जो शब्द होता है उसके अनुसार आता है। यानी कि इस पीछे वाले शब्द को दोस्त हम कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट में इसको छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटीसीडेंट कहते हैं, ये सभी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आई के अनुसार इज नहीं, क्या लग जाएगा दोस्त? तो आई के अनुसार एम लग जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ए वर्ब जो है इस सब्जेक्ट को चेंज करने से प्रभावित हो गया। अब फिर अ टीचर, हु एम अ टीचर। अब फिर मैं कहूं कि टीचर्स नहीं, अभी अभी मैंने बताया कि आई है ना, ये इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसको हम कहेंगे क्या? टीच। इसको हम क्या कहेंगे? टीच मैथ्स। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप पाएंगे कि इसमें दो क्लास है, एक आई टीच मैथ्स और एक पाएंगे हु एम अ टीचर। अब आप बताएंगे कि इसमें कौन सबऑर्डिनेट क्लास है और कौन जो है कि प्रिंसिपल क्लास है, या कौन कोऑर्डिनेट क्लास है। कोऑर्डिनेट क्लास है कि नहीं है, ये बताने की आप कोशिश करिएगा। इसको जब हम पाएंगे दोस्तों, देखिए इस वर्ब पे भी प्रभाव पड़ा, इस वर्ब पे भी प्रभाव पड़ा। इसका मतलब ये है कि ये दो दो फाइनाइट वर्ब रखता है। तो जिस सेंटेंस में केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है वही सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। जिसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होता है वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं होता है। तो फिर वो सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स होता है या फिर कंपाउंड होता है। अभी हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि जिसमें दो फाइनाइट वर्ब होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है या फिर कंपाउंड होता है, ये हम निश्चित नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि भाई उसको आगे समझने की हमें कोशिश है, अभी हम समझा रहे हैं। अभी हम नहीं कह सकते इसको। अब इसमें दो दो फाइनाइट वर्ब हैं तो निश्चित है कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। ये जो सिंपल सेंटेंस नहीं है ये है या तो कॉम्प्लेक्स है या फिर क्या है दोस्त, या फिर कंपाउंड सेंटेंस है। दो सेंटेंस अभी मैं समझाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है, ये बात मैं बताऊंगा आप सभी लोगों का। और ध्यान दीजिए, इसके बाद मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, गौर से समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, क्योंकि बहुत लंबा लेकर के नहीं जाएंगे। आज के लेक्चर को बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। आज पता नहीं क्यों बहुत गर्मी हो रही है। ध्यान दीजिए आप सभी लोग इस बात को थोड़ा सा। और वैसे भी जल्दी इसलिए खत्म करने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक छोटा है, इसको एनालिसिस में समझने की जरूरत होती है दोस्त। तो एनालिसिस में हम समझेंगे इसको। और एक हम लिख रहे हैं सेंटेंस में लिख रहा हूं कि ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूं आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। एंड आई टीचेस इंग्लिश, और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं एक अध्यापक हूं और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आप देखिए, मुझे कहना रहे कि मैं एक अध्यापक था और मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, तो आप क्या लिखेंगे इसको। जब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने किसको चेंज किया दोस्त, तो यहाँ पे हमने चेंज किया किसको, सब्जेक्ट को। मैं अब टेंस को थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब मैं कह दूं कि मैं एक टीचर था तो मैं लिखूंगा आई वॉज अ टीचर। मैं एक टीचर था। एंड आई टीच नहीं, क्या होगा, एंड आई टॉट इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। दोस्त ये दो सेंटेंसेस में लिखा हूं। ध्यान दीजिए, जब मैंने इसको टेंस को चेंज किया, यानी कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम किस में पहुंचा दिए, पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचाए दोस्त, तो आप पाएंगे आई वॉज अ टीचर हो गया और आई टॉट इंग्लिश, टीचर्स बदल गया किसमें, टॉट में। अच्छा, फिर देखिए मैं एक गलती कर दिया, आई के साथ टीचर्स नहीं, क्या लगता है, टीच लगता है। अच्छा, ये छोटी सी अगर कोई गलती करता है तो ये जान लीजिए कि उसको इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ नहीं आता है। और ये गलती मैं इसलिए किया था कि ताकि आप लोग कमेंट में बताएं कि वास्तव में ये गलती क्यों मैंने कर दिया। ये छोटी सी गलती अभी ऊपर भी मैं आपको बता करके आया हूँ, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। आई वॉज ए टीचर एंड आई टॉट इंग्लिश होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो आप देखिए, एम किस में बदल गया, टेंस बदलने से वॉज में, और टीच किस में बदल गया, टॉट में। समझ पा रहे हैं। तो दो दो वर्ब के ऊपर टेंस का प्रभाव पड़ा, यानी कि इस सेंटेंस में दो दो फाइनाइट वर्ब है। कितने फाइनाइट वर्ब हैं, दो दो फाइनाइट वर्ब है। तो जिसमें दो दो फाइनाइट वर्ब होते हैं जिस सेंटेंस में, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता। सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल दोस्त कितने फाइनाइट वर्ब होंगे, तो केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। किसमें, सिंपल सेंटेंस में। तो फिर ये सेंटेंस कौन सा है, तो ये आप कहेंगे सर या तो कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिंपल तो नहीं है। कंफर्म है, इन दोनों में से ये दोनों सेंटेंस सिंपल नहीं है, या तो कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है। अब हम कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अभी मान लीजिए एक सेंटेंस मैं और लिख रहा हूं, यहाँ पे गौर से समझिएगा। ये इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। इसको मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। आज बहुत ही मेरा कीमती डस्टर गायब हो गया, दीजिए इसी से मिटा देते हैं। तो ये देखिए, ये डस्टर नहीं है, ये वास्तव में गर्मी के लिए लेकिन थोड़ा सा यूज करता हूँ, धुल दूंगा इसको। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। डस्टर शायद उधर कहीं रखा गया होगा, यहाँ टेबल पे है नहीं। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। मैं एक सेंटेंस और लिखने जा रहा हूं। मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं कि a boy a boy a boy plays हॉकी। a boy plays हॉकी, एक लड़का हॉकी खेलता है।
आप बताइए कि इसमें कितने फाइनाइट वर्ब हैं, तो आप पाएंगे इसमें केवल और केवल कितने फाइनाइट वर्ब हैं, एक। ये सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है दोस्त, जैसे एक दिन मैंने आपको समझाते वक्त एक सेंटेंस लिखा था कि आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, टू बाई वेजिटेबल्स। एक बात और कहनी थी, यदि आप हमारा पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हर एक चीज उसमें दोस्त। एक एक वीडियो दूसरे वीडियो पर आधारित है, यानी कि एक एक लेक्चर हमारा दूसरे लेक्चर पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, आई वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, टू बाई वेजिटेबल्स फॉर माई होम। अपने घर के लिए मैं सब्जियां खरीदने के लिए कहाँ गया? मार्केट गया। अच्छा, आप पाएंगे कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, वो कौन है? वेंट। कहेंगे सर वेंट तो वर्ब है ही और टू बाई भी वर्ब है। हाँ दोस्त, टू बाई भी वर्ब है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। अगर ये टेंस बदलते हैं या सब्जेक्ट बदलते हैं तो फिर इसके टू बाई पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। फाइनाइट वर्ब केवल और केवल कौन है? वेंट है। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं तो मैं कहता आई गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स फॉर माई होम, तो भी टू बाई ही रह जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में इंफिनिटिव एक प्रकार आता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, वो है। तो केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस। ध्यान दीजिए, हम फाइनाइट वर्ब से डिसाइड करेंगे, ये नहीं कि कोई सेंटेंस बड़ा दिख रहा है, हमको इतना बड़ा सेंटेंस दिख रहा है तो हम कहते हैं अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, तो पक्का या तो कॉम्प्लेक्स होगा या तो कंपाउंड। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। उसके हमें फाइनाइट वर्ब को देखना है। हो सकता है कि कुछ न कुछ एक्स्ट्रा एडवर्ब जोड़ते हुए आगे बढ़ाया गया हो सेंटेंस और बड़ा लिखा गया हो, तो समझने की कोशिश करिए। तो सिंपल सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो इसमें एक नहीं दो फाइनाइट वर्ब होगा, दो से अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। कंपाउंड सेंटेंस में तीन भी, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में तीन या तीन से अधिक भी फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं दोस्त। तो फिर ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है और ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। लेकिन ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस नहीं है, इनको हम अभी समझेंगे। ये या तो कॉम्प्लेक्स है या तो कंपाउंड। अब कैसे जाने कि ये कॉम्प्लेक्स है और कैसे जाने कि हम कंपाउंड है, इसके लिए आपको कल वाला लेक्चर हमें देखना होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि कल वाले लेक्चर में दोस्त मैं आप सभी लोगों को पढ़ाया था क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब से अब नहीं समझ सकते। कल वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था क्लास, और क्लास के दो प्रकार बताए थे, एक सबऑर्डिनेट क्लास, एक कोऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास। आप यहाँ समझने की कोशिश करिए। अभी एक ही वीडियो में मैं खत्म कर देता हूँ इसी लेक्चर में सारी चीजें। जैसे मैं कहूँ मिस्टर एसपी सर हु इज अ टीचर टीचेस मैथ, इसमें दो क्लास है, एक है मिस्टर एसपी सर टीचेस मैथ, ध्यान से सुनिएगा। एक क्लास है मिस्टर एसपी सर टीचेस मैथ, एक क्लास है मिस्टर एसपी सर टीचेस मैथ, और दूसरा क्लास जो है वो है हु इज अ टीचर। दो क्लास है। आप पाएंगे कि ये जो मिस्टर एसपी सर टीचेस मैथ है, तो ये कौन सा क्लास है दोस्त? तो यहाँ से शुरू अगर करें हम इसको, और ये जो हमारा क्लास है ये कौन सा क्लास है दोस्त? ये हमारा है प्रिंसिपल क्लास। ये कौन सा क्लास है? प्रिंसिपल क्लास। अब आप इस क्लास को हटा दीजिए और सिर्फ इतना कहिए हु इज अ टीचर, जो एक अध्यापक है। तो क्या जो एक अध्यापक है अपने आप में कंप्लीट सेंस रखने वाला एक सेंटेंस है? नहीं है दोस्त। तो जो प्रिंसिपल क्लास पे आधारित होता है उस क्लास को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, और इंडिपेंडेंट क्लास डिपेंडेंट क्लास, और डिपेंडेंट क्लास को ही हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। तो दोस्त ये जो हमारा क्लास है वो कौन सा क्लास है?
ये हमारा है सब ऑर्डिनेट क्लास। आप प्रिंसिपल क्लास को निकालिए बाहर और दूसरे क्लास को देखिए कि क्या वो अपने आप में स्टेबल हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो भी अपने आप में प्रिंसिपल क्लास है। मेरे कहने का मतलब वो कोऑर्डिनेट क्लास या मेन क्लास जो भी है। तो जब मेन क्लास कोऑर्डिनेट क्लास हो तो वो दूसरी बात है जो मैं नीचे लिख रखा हूँ। यानी कि इस सेंटेंस में एक सब ऑर्डिनेट क्लास है और एक कौन सा क्लास है, प्रिंसिपल क्लास। इसमें आइए तो मैं कहूँ आई वॉज अ टीचर, आई टॉट इंग्लिश, चाहे आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश, दोनों सेंटेंस सेम है, बस इसका टेंस चेंज कर रखा हूं। तो आई वॉज अ टीचर, आई टॉट इंग्लिश अगर मैं देखता हूं तो आप पाएंगे कि इसमें भी कितने क्लासेज हैं दोस्त, तो इसमें भी कितने क्लास हैं, 2। ये जो हमारा क्लास है ये कौन सा क्लास हम कहेंगे, इसे प्रिंसिपल क्लास कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लास। अब आप प्रिंसिपल क्लास को हटाइए, एक बार प्रिंसिपल क्लास को हटाइए, आप देखिए आई टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। अच्छा ये नहीं काउंट करते हैं इसमें, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। आप कहेंगे सर तब हु भी को तो हटा सकते, हटा के देखिए। हाँ दोस्त, अगर इसको हटा के देखेंगे तो भी अपने आप में स्टेबल नहीं होगा, समझिएगा इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं है, हटाते नहीं है, वो हमें रेफरेंस लेना रहता है, समझिए। तो ये कंजंक्शन है, हम कहें आई टॉट इंग्लिश तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस है। तो इस क्लास को भी हम कौन सा क्लास कहेंगे दोस्त, इस क्लास को भी हम प्रिंसिपल क्लास ही कहेंगे। सर 2 प्रिंसिपल क्लासेज हो सकते हैं एक में, दोस्तों 2 प्रिंसिपल क्लास नहीं होते हैं, इनको प्रिंसिपल क्लास तो इसको हम कोऑर्डिनेट क्लास कह देंगे, कोऑर्डिनेट क्लास, या फिर इसको हम कोऑर्डिनेट, इसको प्रिंसिपल क्लास कह देंगे तो इसको कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैं इसको चाहूं तो इधर और उधर लिख सकता हूं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई टॉट इंग्लिश एंड आई वॉज अ टीचर, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था और मैं एक अंग्रेजी का अध्यापक था, दोनों सही है। तो आप समझिए, इसको भी हम सबऑर्डिनेट और जो है कि प्रिंसिपल क्लास को इधर उधर कर सकते हैं, नहीं दिक्कत होगी। मैं ऐसे लिख सकता था मिस्टर एसपी सर हु टीचर्स मैथ इज अ टीचर, तब ये प्रिंसिपल हो जाता और ये सबऑर्डिनेट हो जाता। ये सब हम एनालिसिस में सीखने वाले हैं दोस्त, हम जरूर एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस किया जाएगा इसका, आपका डिमांड होगा तब। आप कमेंट में बताइए करना है कि नहीं करना है, जरूर बताइए। आप देखिए तब ये प्रिंसिपल क्लास, ये कोऑर्डिनेट क्लास, हम ये समझते हैं कि सर ये तो हम समझ पा रहे हैं कि ये प्रिंसिपल क्लास है, एक सबऑर्डिनेट है, ये प्रिंसिपल है, ये कोऑर्डिनेट है, लेकिन हमें ये बताइए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना, अब यहां से नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये हमारा जो सेंटेंस है दोस्त, देखिएगा ये हमारा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक बार फिर सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि जिस सेंटेंस में ऐसा जो सेंटेंस हो जिसमें 2-2 फाइनाइट वर्ब, आपको 3 फाइनाइट वर्ब दिखे, तो उस सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास हो, उसी को हम कहते हैं कौन सा सेंटेंस दोस्त, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए इसमें एक प्रिंसिपल क्लास है और दूसरा कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लास। तो जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, उसी सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं दोस्त कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और समझिए, और जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास हो, एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास हो, सॉरी एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास हो, जिसमें उसको हम कहते हैं कौन सा सेंटेंस दोस्त, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस।
उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, थोड़ी मेरी बात सुनिए। देखिए, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये दोनों किसी एक विशेष कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। इस कंजंक्शन को मैंने बताया था कौन सा कंजंक्शन कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसे हम दोस्त कहते हैं। रेड मार्कर आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा, ये जब चल जाएगा कुछ दिन तक तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, कोशिश करिएगा थोड़ा। मेरी बातों को अगर आप सुनेंगे तो आपको दिखेगा, अगर मेरी बातों को आप नहीं सुनेंगे तो आपको नहीं दिखेगा निश्चित रूप से। तो आप अपने आईज पे ज्यादा जोर मत दीजिए, अपने ईयर पे ज्यादा जोर दीजिए। मेरे कहने का मतलब, अगर आप अपनी मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो मैं क्या लिख रहा हूं ये आपको दिखेगा, तो आप समझने की कोशिश करिए। तो इतनी चीजें हम देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम समझते हैं कि सर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो कोऑर्डिनेटेड क्लॉजेज को आपस में जोड़ रहा है। ये समझने की कोशिश करिए। कुछ विशेष प्रचलित कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा कि कोई एंड है, ये कंजंक्शन जब दो सेंटेंसेस के जोड़ेंगे तभी ये कहलाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड, बट, एंड होता है, बट होता है, एज वेल एज होता है, एज वेल एज होता है, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर में आता है, बट आल्सो। ध्यान दीजिए, नाइदर नार, आइदर आर। तो ये सभी कुछ कंजंक्शंस होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं दोस्त। तो ये हम कब समझेंगे कंजंक्शन के बारे में? तो कंजंक्शन के बारे में हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत गहराई से सीखेंगे दोस्त। समझ पा रहे हैं इस बात को आप सभी लोग? तो इसको समझने की कोशिश करिए। और कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं तो यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको मिटा करके यहाँ लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये मैं मिटा रहा हूं और मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई ज्वाइन, ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूं आई ज्वाइंड बुद्धा एकेडमी 2023। ये मेरे चैनल का नाम है, आप जानते हैं, आई ज्वाइंड बुद्धा एकेडमी 2023। मैंने बुद्धा एकेडमी 2023 को ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया दोस्त, अगर पूछना हो? बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न। अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे मैं कौन सी चीज कहाँ लिखा हूं, क्योंकि मेरा डस्टर मिल नहीं रहा है। I joined Buddha Academy 2023 because I want to learn English। मैंने बुद्धा एकेडमी 2023 को ज्वाइन किया क्योंकि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। और आप ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि पैसा देना है, नहीं, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो है कि वीडियोस को लाइक करना है, डेली पूरी वीडियोस में बने रहना है, आपको देखना है अच्छे से। और अगर न कुछ समझ में आए या फिर अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट करना है, एक प्यारा सा, और न समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को पूछना भी है दोस्त। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, ये समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो ये चीज होता है, इसको समझ पा रहे हैं वास्तव में? तो आप देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखा, आई ज्वाइन बुद्धा एकेडमी 2023, एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे जो बिकॉज है ना, बिकॉज ये एक प्रकार का कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन दोस्त ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि
ये जो क्लास है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ये इस पे टिका हुआ है। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, तो भाई क्या हुआ, तो मैं जो है कि ज्वाइन कर लिया बुद्धा एकेडमी 2023। तो ये क्लास, इस क्लास पे इसका जो सेंस है, कंप्लीट सेंस पाने के लिए क्लास इस क्लास पे डिपेंडेंट है दोस्त। तो ये क्लास हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है और ये क्लास प्रिंसिपल क्लास है, और दो क्लासेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है विकास। और चूंकि ये सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं दोस्त, इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कुछ होते हैं, जैसे बिकॉज़ होता है, अनटिल होता है, टिल होता है, ऐसे बहुत से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग में एंड, बट, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नॉर, ये सब होते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग में क्या होते हैं, बिकॉज, इट, ऑल्दो, ये सब चीजें होते हैं। समझ पा रहे हैं, इफ, ये सब चीजें होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखूं, आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ सेंटेंस लिखूं, इफ यू वांट, इफ यू वर्क हार्ड, मैं यहाँ लिख रहा हूं इफ ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन पहले भी आ सकता है दोस्त, और बाद में मैं ऐसे भी लिख सकता था, बिकॉज आई वांट टू लर्न इंग्लिश आई ज्वाइन बुद्धा एकेडमी 2023। सेंटेंसेज एडवर्ब को आगे पीछे कर सकते हैं, वास्तव में एडवर्ब क्लास है ना दोस्त, ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है, मैं आगे समझाऊंगा। एडवर्ब क्लास आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एडवर्ब क्लास जो किसी वर्ब की विशेषता बताए, ये ज्वाइन करने की विशेषता बता रहा है कि क्यों ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था। ध्यान दीजिए, इफ भी है, मैं कहूं इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, इफ यू वर्क हार्ड कर दें, इफ यू वर्क हार्ड, यू नहीं लिखा मैं, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो यू विल यू विल यू विल पास यू विल पास द एग्जाम, तो तुम एग्जाम को पास कर जाओगे। दो सेंटेंसेस है, तो एक तो ये है कि यू विल पास द एग्जाम, ये अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन ये है इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, इसका पूरे सेंस इस पे जाएगा। हाँ, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या दोस्त, क्या होगा, यही होगा कि तुम एग्जाम को पास कर जाओगे। तो ये चूंकि इस सेंटेंस पे आधारित है, तो ये जो क्लास है हमारा, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, और ये जो क्लास है ये प्रिंसिपल क्लास है। तो जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं या फिर कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो आप लोग बताइए, उस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोस्त क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लास, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास, और दूसरा क्या होता है दोस्त, तो दूसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास, इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लास, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास, और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास, समझ रहे हैं आप इस बात को, कोऑर्डिनेट क्लास होता है। इतनी बातें दिमाग में रख लिया, जब हम इनको समझ पाएंगे तो ही हम आगे सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंसेस के एनालिसिस करने को सीख पाएंगे। दोस्त ऐसे समझ में नहीं आता है एक वीडियो में, या फिर हम कह दें कि 1 घंटे में, आधा घंटे में, 50 मिनट में, 45 मिनट में, या फिर 10-15 मिनट में क्लास को खत्म नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि यार क्या चीज है, खत्म कर देंगे, हालत खराब हो जाती है समझने और समझाने में। समझिएगा इस बात को, एकदम परेशान कर देता है लोगों को। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि इसके साथ एक और कोऑर्डिनेट क्लास भी आ जाता है, एक प्रिंसिपल क्लास,
एक कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक और उससे भी सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर हो तो उसी सेंटेंस को हम मिक्स्ड सेंटेंस के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको किताबों में बहुत कम मिलेगा। उसको हम तब कंपाउंड सेंटेंस ही कहेंगे। अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज आ गया दोस्त तो फिर वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में एक भी सबऑर्डिनेट हो सकता है, 2 सबऑर्डिनेट, 3 सबऑर्डिनेट, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20 सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हो सकते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो किसी दिन मैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को लिख करके दिखाऊंगा कि एक सेंटेंस में कितने सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं, जैसे 2 ईच एक साथ आ गए थे। आपको जान के हैरानी होगी कि 4 हेड एक साथ आ सकते हैं बिना रोके, यानी कि हेड आ सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, द नॉलेज दैट यू हैड नो इफेक्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्त, एनालिसिस करिएगा कभी। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और उसका जो सब्जेक्ट है उसे इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। इसलिए इंस्टीट्यूट कर दिया गया है क्योंकि किसी भी इंग्लिश ग्रामर में नॉन रिपीटेशन को नहीं चुना जाता है, नॉन रिपीटेशन गलत मानी जाती है, इसीलिए दोस्त। अब उसको हम कैसे समझाएं आपको, तो ऐसे समझ नहीं आता है दोस्त, हम समझेंगे, उसे जरूर समझेंगे किसी दिन कि कैसे आ जाता है। एक्सिलरी वर्ब पढ़ाएंगे तो आप याद दिलाइएगा एक बार कि सर हमें बता दीजिए, अफिया विनम्र आग्रह आपसे बता दीजिए कि एक साथ 4 हेड कैसे आ सकते हैं। उसमें 2 हेड जो होता है एक्सिलरी वर्ब होता है, 2 हेड मेन वर्ब की तरह कार्य करता है दोस्त, समझना। तो ये चीजें मैं आज आपको समझाना चाह रहा था। यानी कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये चीजें हैं, ध्यान दीजिए। जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए, बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही मैंने लिखा मिस्टर एसपी सर हु इज अ टीचर टीचेज मैथ्स। अब मैं इसको चाहता तो यहाँ पे जैसे देखिए आई हु एम अ टीचर टीचेज मैथ्स। अब एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज में इस पे लादना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए, विच इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। मैं अब किसके बारे में विशेषता बता रहा हूं? मैथ्स के। अब ये क्लॉज इस पूरे सेंटेंस पे आश्रित है आकर के, समझ पा रहे हैं? तो फिर एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब यहां से लेके फुल स्टॉप यहां मैं लगाया हूं, यहां से लेकर के यहां तक ये सेंटेंस हो गया। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक दो इस पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, समझ में आ रहा है? तो ये हो सकता है दोस्त, ठीक है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो कोऑर्डिनेटेड को पहचानने के लिए कुछ कंजंक्शन आते हैं, जैसे एंड, बट, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सभी चीजें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं दोस्त, मैं आज बता दे रहा हूं। थोड़ा सा कंजंक्शंस में जब पढ़ूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। जैसे मैं बता रहा हूं कि सबसे पहला जो कंजंक्शन होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग में कम्युलेटिव कंजंक्शन। दूसरा जो कंजंक्शन हमारा होता है वो होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, और एक होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो जो ये हमारा एंड और बट है, ये हमारा एंड और बट है, ध्यान दीजिए आर भी होता है, नाइदर नार आइदर आर, आप जानते हैं ना, नाइदर के साथ नार आता है और आइदर के साथ आर आता है। आइदर के साथ क्या आता है दोस्त? आर। वास्तव में इसमें जब नाट मिल जाता है तो ये नाइदर बन जाता है, इसमें जब नाट मिल जाता है तो ये नार बन जाता है। ये इसी का निगेटिव होता है दोस्त। और मैं आपको बता दूं आर अकेले भी आता है, जैसे हम कहें आपसे कि कम हियर आर गो देयर, यहां आओ या तो वहां जाओ, समझ पाने की कोशिश करिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एंड और एज वेल एज है दोस्त, ये हमारा कम्युलेटिव कंजंक्शन है। जो बट है और जो बट है ये हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। एट जो आता है, एट भी आता है इसी में, और एट इसमें भी आता है, हम क्लियर करेंगे। वो हमारा होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। और ये जो नॉट ओनली बट आल्सो होता है, ये हमारा कम्युलेटिव कंजंक्शन होता है। और नाइदर नार आइदर आर जो होता है,
ये हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है दोस्तों। और सो दैट एक कंजंक्शन आता है सो दैट, एज, ये सब इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। जैसे मैं कहूँ, छोड़ दीजिए, अभी कंजंक्शंस को यहाँ पढ़ना उचित नहीं है, तो आगे मैं समझाऊंगा कंजंक्शंस के बारे में, ठीक है। अभी ब्रीफ नॉलेज दिया हूँ, छोटी सी जानकारी है। कंजंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक होता है दोस्तों, इतनी आसानी से हम नहीं समझ सकते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि वो छोटा सा मुख का हलवा तो है नहीं कि खाएंगे खत्म हो जाए। ठीक है दोस्त, तो आज हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को पढ़े, इसका एनालिसिस करेंगे किसी वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।